प्राचीन रहस्य है जो सीखने वालों को महारत हासिल करने वालों से अलग करता है। और आज आप जानेंगे कि क्यों ज्यादातर लोग जीवन में जो भी करने की कोशिश करते हैं उसमें शुरुआती स्तर से आगे नहीं बढ़ पाते। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जिस भी विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं उसमें महारत हासिल कर लेते हैं। वे कुछ ही महीनों में कोई वाद्य यंत्र बजाना सीख जाते हैं। वे एक साल में एक नई भाषा में महारत हासिल कर लेते हैं। वे लोग बिल्कुल शुरुआत से कारोबार खड़ा करते हैं, जबकि दूसरे लोग चीजों को समझने में हमेशा के लिए समय बिता देते हैं। और आपको पता है कि बहुत से लोग क्या सोचते हैं? ओह, ये लोग तो वाकई प्रतिभाशाली हैं। इस काम के लिए ये व्यक्ति जन्म से ही प्रतिभाशाली है। आपने शायद किसी को इस तरह की बात कहते हुए सुना होगा। बहुत से लोग कोशिश करना बंद करने के लिए इस बहाने का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मुझ में ये प्रतिभा नहीं है, इसलिए मेरे लिए इस विषय में महारत हासिल करना असंभव है। और यही सबसे बड़ा झूठ है जो कोई भी खुद से बोल सकता है। अब क्या आप जानते हैं कि जो लोग कम समय में किसी भी चीज में महारत हासिल कर लेते हैं उनमें क्या समानता होती है? उनके पास जो है वो ऐसी चीज है जो आपको स्कूल में, कॉलेज में या आपके द्वारा खरीदे गए किसी भी ऑनलाइन कोर्स में कभी नहीं सिखाई गई। सामंती जापान में प्रशिक्षुता की एक ऐसी शक्तिशाली प्रणाली थी जिसने आम किसानों को घातक योद्धाओं में और साधारण कारीगरों को ऐसे उस्तादों में बदल दिया जिनका काम सदियों तक कायम रहा। इस प्रणाली का बुद्धिमत्ता या प्राकृतिक प्रतिभा से कोई लेना देना नहीं था। इसका पूरा संबंध उन 3 अदृश्य चरणों को समझने से था जो एक शौकिया को उस्ताद से अलग करते हैं। उन्होंने इस प्रणाली को शुहारी नाम दिया। और जब आप समझ जाते हैं कि यह कैसे काम करता है तो आप वो व्यक्ति बनना बंद कर देते हैं जो 1000 काम शुरू करता है लेकिन एक भी पूरा नहीं करता। आप ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे, जो चाहे उसमें महारत हासिल कर लेता है। लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। इस प्रणाली को सीखने के लिए आपको एक ऐसी बात स्वीकार करनी होगी जिसे सुनकर आपका अहंकार घृणा करेगा। इस संपूर्ण सिस्टम को दिखाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए लिंक को लाइक करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप अपने जीवन में किस कौशल में महारत हासिल करना चाहते हैं। गिटार बजाना, प्रोग्रामिंग करना, कोई नई भाषा सीखना? बेझिझक टिप्पणी करें। मुझे कमेंट्स में आपके साथ पढ़ना और बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है। अब वीडियो पर वापस आते हैं। अध्याय 1, खोया हुआ प्रशिक्षु। जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सामंती जापान में घटी थी। यामातो नाम के एक युवक का सपना था कि वो एक समुराई बने और यही सपना उसके हर विचार पर हावी था। उनका जन्म समुराई परिवार में नहीं हुआ था। उसका कोई वंश नहीं था, कोई नाम नहीं था। उसके अंदर आग की तरह सुलगते एक जुनून के सिवा कुछ नहीं था। जहां गांव के अन्य लड़के किसान और व्यापारी बनकर अपने भाग्य को स्वीकार कर लेते थे, वहीं यामातो घंटों सड़क पर से गुजरते हुए समुराई योद्धाओं को देखता रहता था। उनके चलने का तरीका, उनकी निगाहों में अनुशासन, बिना कुछ कहे ही वे जो सम्मान अर्जित करते थे, उसे सांस लेने से भी ज्यादा इसकी चाह थी। 16 साल की उम्र में यामातो ने लकड़ी की तलवार उठाई और अकेले ही प्रशिक्षण शुरू कर दिया। वो सूर्योदय से पहले जाग गया और उसने उन चालों का अभ्यास किया जो उसने समुराई को करते हुए देखी थीं। क्षैतिज हमले, ऊर्ध्वाधर हमले, धक्के, घंटों घंटों तक हर दिन। 6 महीने बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था। उसकी हरकतें असामान्य लग रही थीं। उसका शरीर उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था जैसा उसने सोचा था। तलवार बहुत भारी और बेढंगी लग रही थी। वो जितना अधिक अभ्यास करता था उतना ही अधिक निराश होता जाता था। उन्होंने प्रसिद्ध लड़ाइयों के बारे में प्राचीन पांडुलिपियों को पढ़कर रणनीति का अध्ययन करने का प्रयास किया। उन्होंने सभी शास्त्रीय तकनीकों के नाम याद कर लिए थे। उन्होंने समुराई के सम्मान संहिता बुशीदतो के बारे में सीखा। उन्हें ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब उसने तलवार उठाई तो ऐसा लगा मानो उसका सारा ज्ञान गायब हो गया हो। पूरा 1 साल बीत गया। यामातो तब तक एक लकड़ी की तलवार और एक असंभव सपने वाला एक साधारण सा गांव का लड़का ही बना रहा, जब तक कि एक दिन
सब कुछ बदल नहीं गया। अध्याय 2 बैठक। एक दोपहर यामातो जंगल के पास अभ्यास कर रहा था। तभी उसने अपने पीछे से एक आवाज सुनी। आपके पैर गलत जगह पर हैं। आपकी बैठने की मुद्रा गलत है। आपकी सांस लेने का तरीका गलत है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत है। उसने मुड़कर देखा तो उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जिसके बाल पीछे बंधे हुए थे, चेहरे पर गहरे निशान थे और कमर पर 2 तलवारें बंधी हुई थीं। एक सच्चा समुराई। यामातो को शर्म से चेहरा लाल हो गया। मैं स्वयं से सीखने की कोशिश कर रहा हूं महोदय, मेरा कोई स्वामी नहीं है। समुराई उसके चारों ओर घूमते हुए अवलोकन कर रहे थे। आप कब से अभ्यास कर रहे हैं? 1 साल महोदय। और क्या कुछ सुधार हुआ? मौन। उत्तर स्पष्ट था। समुराई ने यामातो के हाथ से लकड़ी की तलवार ले ली। आपको अपनी समस्या का पता है। आपको लगता है कि आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, लेकिन असल में आप गलतियों को और पुख्ता कर रहे हैं। हर असफल प्रयास आपके शरीर को बेहतर तरीके से असफल होना सिखा रहा है। वे शब्द किसी भी तलवार से अधिक गहरे घाव देते हैं। यामातो की हालत पूरे 1 साल तक बिगड़ती रही। सर, यामातो ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, तो फिर मैं इसे सही तरीके से कैसे करूं? मैंने जितने भी ग्रंथ मिल सके सब पढ़ लिए हैं। मैंने रणनीतियों का अध्ययन किया है। मैंने चालें याद कर ली हैं। यही तो तुम्हारी समस्या है, समुराई ने बीच में ही टोकते हुए कहा। आपने छत से महल बनाने की कोशिश की। आपने शारीरिक मुद्रा में महारत हासिल करने से पहले रणनीति का अध्ययन किया। आपने नकल करने से पहले नवाचार करने का प्रयास किया। आपने सबसे महत्वपूर्ण चीज यानी रास्ते को ही छोड़ दिया। समुराई ने यामातो की आंखों में सीधे देखा। महारत हासिल करने का एक मार्ग है जिसके 3 चरण हैं। आपको इनमें से प्रत्येक को पार करना होगा। आप इसे छोड़ नहीं सकते। आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो आप जीवन भर हर काम में औसत दर्जे के ही बने रहेंगे। और वो रास्ता कौन सा है? यामातो ने पूछा। शुहारी, समुराई ने उत्तर दिया। शू, आज्ञा का पालन करना। हटअप ब्रेक। सही, जाने दो। 3 चरण, एक ही गंतव्य, सच्ची महारत। यामातो प्रभावित हुआ। कृपया मुझे सिखाओ। समुराई कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने सिर हिलाया। कल सुबह भोर में खुद को तैयार कर लें, क्योंकि पहला चरण सीखने के बारे में आपके द्वारा जानी जाने वाली हर चीज को नष्ट कर देगा। अध्याय 3 शू, अहंकार की मृत्यु। आभूषण आ गया। यामातो उस समय इंतजार कर रहा था जब समुराई खुले मैदान में प्रकट हुआ। गुरु ने कहा, आज से शू की शुरुआत हो रही है। इस स्तर पर आप सोचते नहीं हैं, आप सवाल नहीं करते हैं, आप तात्कालिक उपाय नहीं अपनाते हैं। तुम आज्ञा का पालन करो। आप कॉपी करें। आप ठीक वैसे ही दोहराएं जैसे मैं आपको दिखाता हूं। जरा भी विचलन नहीं। समुराई ने एक विशेष मुद्रा अपनाई। इसी तरह रहो। यामातो ने नकल की। उस्ताद ने अपना पैर 2 सेंटीमीटर बाईं ओर खिसकाया। उसने अपनी कमर को 1 डिग्री हिलाया। उसने अपना कंधा थोड़ा सा ऊपर उठाया। अब सांस लें, नाक के रास्ते 3 सेकंड के अंदर। इसे 2 सेकंड तक पकड़े रहना है। 4 सेकंड तक मुंह से बाहर निकालें। वे 10 मिनट तक उसी स्थिति में केवल सांस लेते रहे। यामातो के पैरों में जलन हो रही थी। उसके मन में ये बात बार बार गूंज रही थी कि यह समय की बर्बादी है। गुरुजी, उसने अंततः कहा, हम असली मुक्केबाजी का अभ्यास कब करेंगे? समुराई ने धीरे से अपना सिर घुमाया। तुम्हें लगता है कि शारीरिक मुद्रा उबाऊ है? तुम्हें लगता है कि सांस लेना समय की बर्बादी है? इसीलिए तुम कभी समुराई नहीं बन पाओगे। एक सच्चा योद्धा समझता है कि महारत मिलीमीटर में बनती है, किलोमीटर में नहीं। यामातो ने अपने शब्द वापस ले लिए। गुरु ने आगे कहा, शू का मतलब दिलचस्प होना नहीं है। इसका मतलब है तब तक आज्ञा का पालन करना जब तक आपका शरीर वो बात न समझ ले जो आपका दिमाग अभी तक नहीं समझ पा रहा है। आने वाले वर्षों में आप जो भी तकनीक सीखेंगे वो इसी मुद्रा पर निर्भर करती है। सांस लेना,
ये बुनियादी चीजें जो आपको उबाऊ लगती हैं। सप्ताहों का चारागाह, सांस लेने। बुनियादी गतिविधियों को 1000 बार दोहराया गया। कोई गहने नहीं, कोई उन्नत तकनीक नहीं, बस बुनियादी बातों को दोहराया गया। एड नॉजियम। यामातो का मन हर दिन इस बात से जूझता रहता था, ये बहुत धीमा है, मैं शायद असली तकनीकें सीख रहा हूं, ये समय की बर्बादी है। लेकिन कुछ बदल रहा था, कुछ ऐसा जिसे वो देख नहीं सकता था लेकिन महसूस कर सकता था। उसके हाव भाव बिना किसी सचेत प्रयास के सहजता से प्रवाहित होने लगे। जो मुद्रा पहले दर्दनाक लगती थी, अब वो स्वाभाविक प्रतीत होती थी। अब उसे जो सांसें जबरदस्ती लेनी पड़ती थीं, वे अपने आप ही आने लगी थीं। 3 महीने बाद एक दिन उस्ताद ने एक बुनियादी क्षैतिज प्रहार का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, 1000 बार, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने किया था, न तेज, न धीमा, न कठिन, एक समान। यामातो ने पूरा सप्ताह उस एक ही प्रहार का अभ्यास करने में बिताया, प्रतिदिन 1000 बार। चौथे दिन कुछ असाधारण घटना घटी। वो अपने 400वें प्रहार के बीच में था जब उसके शरीर ने बिना किसी मानसिक आदेश के पूरी तरह से उस गति को अंजाम दिया, मानो तलवार को खुद ही रास्ता पता हो। क्या आपने इसे महसूस किया? गुरु ने दूर से देखते हुए पूछा। यामातो ने अवाक होकर सिर हिलाया। ये शू है। जब ये तकनीक शरीर में इतनी गहराई तक प्रवेश कर जाती है कि मन की उपस्थिति की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। लेकिन ज्यादातर लोग यहां तक कभी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि दोहराव कमजोर लोगों का काम है। वे सोचते हैं कि वे इतने बुद्धिमान हैं कि उन्हें बुनियादी बातों का 1000 बार अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। टोक्यो विश्वविद्यालय के एक तंत्रिका वैज्ञानिक, जो 18 वर्षों से मोटर लर्निंग का अध्ययन कर रहे हैं, ने एक क्रांतिकारी खोज की है। जब आप किसी विशिष्ट गतिविधि को 300 से 500 बार दोहराते हैं, तो सेरिबेलम में न्यूरॉन्स एक स्वचालित पैटर्न बनाना शुरू कर देते हैं। 1000 बार सही ढंग से दोहराने के बाद ये पैटर्न अचेतन हो जाता है। ये कौशल शाब्दिक रूप से चेतन मन से मस्तिष्क की स्वचालित प्रणाली में स्थानांतरित हो जाता है। लेकिन अगर आप 300 बार दोहराने से पहले ही गति बदल देते हैं, तो वो पैटर्न कभी नहीं बनता। आप हमेशा सचेत अवस्था में रहते हैं, जो धीमी, थकाऊ और त्रुटियों से भरी होती है। अध्याय 4, छात्रों का चिरस्थायी जाल। शू के 6 महीने बीत गए। यामातो ने अब 12 बुनियादी तकनीकों में इतनी महारत हासिल कर ली थी कि वो उन्हें नींद में भी कर सकता था। सचमुच, एक रात उसके मालिक ने उसे अचानक जगाया और उससे ऊर्ध्वाधर प्रहार करने को कहा। यामातो के शरीर ने इसे पूरी तरह से अंजाम दिया। लेकिन यामातो को कुछ ऐसा महसूस होने लगा जो उसे परेशान कर रहा था। उन्होंने अन्य चिकित्सकों को देखा, जिनमें से कुछ के पास प्रशिक्षण का अधिक अनुभव भी था, और वे सैकड़ों तकनीकों को जानते थे। वे हर कार्टर को जानते थे। वे हर प्राचीन गुरु का नाम बता सकते थे। लेकिन जब उन्होंने उन्हें वास्तविक युद्ध में देखा, तो कुछ कमी महसूस हुई। वे आंदोलनों से परिचित थे, लेकिन आंदोलन उनमें जीवित नहीं थे। एक सुबह यामातो ने गुरु से पूछा, कुछ योद्धा इतनी सारी तकनीकें क्यों जानते हैं, लेकिन मुझसे भी बदतर लड़ते हैं, जबकि मैं तो केवल 12 तकनीकें ही जानता हूं। समुराय ने महीनों बाद पहली बार मुस्कुराया। अंततः आपने सही प्रश्न पूछा। ये योद्धा उस जगह रहते हैं जिसे मैं शाश्वत छात्रों का नरक कहता हूं। वे तकनीकों को उसी तरह इकट्ठा करते हैं जैसे बच्चे खिलौने इकट्ठा करते हैं। वे पिछली चीज में महारत हासिल करने से पहले कुछ नया सीखते हैं। वे लगभग 1000 रणनीतियों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से एक को भी कभी आत्मसात नहीं कर पाते। वे ज्ञान को महारत के साथ भ्रमित कर देते हैं, लेकिन ज्ञान का मतलब सिर्फ नक्शा होना है। महारत हासिल करने का मतलब है उस क्षेत्र में इतनी बार घूमना कि आपको नक्शे की जरूरत ही न पड़े। गुरुजी एक पेड़ की ओर चले गए। शू ने आपको आधार प्रदान किया।
आपने आंख बंद करके आज्ञा का पालन किया। आपने सवाल नहीं किया। आपने तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं दी। आपने तब तक दोहराते रहे जब तक कि तकनीकें आपके भीतर समाहित न हो गईं। और अब वो रुक गया। अब आप तोड़ने के लिए तैयार हैं। यामातो ने भौहें चढ़ाई। तोड़ना? क्या तोड़ना है? मैंने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया। अध्याय 5। हाँ, खतरनाक मुक्ति। जूते बनाने के चरण में तुम मेरी हूबहू नकल बन गए थे, गुरु ने समझाया। तुम ठीक वही करो जो मैं करता हूं, उसी तरह जैसे मैं करता हूं। इससे तुम्हें बुनियाद मिली। लेकिन अगर तुम यहीं रुक जाओगे तो तुम कभी सच्चे योद्धा नहीं बन पाओगे। तुम बस मेरी परछाई बनकर रह जाओगे। समुराई ने जमीन पर एक वृत्त बनाया। शू, ये वृत्त है। ये वो सीमाएं हैं जो मैंने तुम पर लगाई हैं। अब आता है वो चरण जहां आप इस चक्र को तोड़ते हैं। लेकिन सावधान रहें। अधिकांश लोग हा को विद्रोह से जोड़कर देखते हैं। वे सीमाओं को इसलिए नहीं तोड़ते क्योंकि उन्होंने उस पर महारत हासिल कर ली है, बल्कि इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि वे उस पर महारत हासिल करने में बहुत आलसी हैं। हा का मतलब आपने जो सीखा है उसे नकारना नहीं है। इसका मतलब है प्रत्येक तकनीक के पीछे छिपे ज्ञान को इतनी गहराई से समझना कि आप उन्हें अपनाना शुरू कर सकें। आप इन्हें मिला सकते हैं, आप उनमें बदलाव कर सकते हैं, लेकिन यह तभी काम करेगा जब शू पूरी तरह से तैयार हो चुका हो। उस दोपहर 6 महीने में पहली बार गुरुजी एक और प्रशिक्षक को मैदान में लेकर आए। एक अलग विचारधारा और बिल्कुल अलग शैली का योद्धा। गुरु ने आगे कहा, अगले 1 साल तक तुम उसके साथ भी प्रशिक्षण लोगे। तुम ऐसी तकनीकें सीखोगे जो मैंने तुम्हें अब तक जो कुछ सिखाया है उसके बिल्कुल विपरीत होंगी। उसका रुख अलग है, उसके प्रहार अलग हैं, उसका दर्शन अलग है। यामातो असमंजस में था। लेकिन अगर मैं कोई दूसरी शैली सीख लूं तो क्या इससे वो सब कुछ गड़बड़ नहीं हो जाएगा जो आपने मुझे सिखाया है? अगर शू शैली में गहराई नहीं थी तो हां, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा और तुम एक साधारण योद्धा बनकर रह जाओगे जिसकी कोई पहचान नहीं होगी। लेकिन अगर शू शैली पूर्ण थी, और वो थी ही, तो तुम कुछ असाधारण करोगे। तुम उन सार्वभौमिक सिद्धांतों को समझने लगोगे जो सभी शैलियों के मूल में बसे हैं। और इस तरह हा शैली का प्रशिक्षण शुरू हुआ। यामातो अपनी सुबहें अपने मूल गुरु के साथ और दोपहरें अपने दूसरे प्रशिक्षक के साथ बिताता था। शैलियां इतनी अलग थीं कि शुरू में उनके बीच तालमेल बिठाने की कोशिश में उसका दिमाग चकरा जाता था। पहले गुरु ने नीची मुद्रा, संयमित चालें और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना सिखाया। दूसरे गुरु ने ऊंची मुद्रा, विस्फोटक चालें और आक्रामक आक्रमण सिखाया। सब कुछ एक दूसरे के विपरीत था। लेकिन 3 महीने बाद कुछ होने लगा। यामातो को एहसास होने लगा कि सतही अंतरों के नीचे दोनों गुरु एक ही बात सिखा रहे थे। शरीर में ऊर्जा को कुशलतापूर्वक प्रवाहित करना, प्रतिद्वंद्वी को समझना, वर्तमान क्षण में उपस्थित रहना। तकनीकें अलग थीं, सिद्धांत एक जैसे थे। तुम समझने लगे हो? यामातो की आंखों में बदलाव देखकर उसके मूल गुरु ने कहा, शू ने तुम्हें फॉर्म सिखाए, हा तुम्हें सिद्धांत सिखा रहे हैं। जब तुम सिद्धांतों को समझ जाओगे तो फॉर्म तुम्हारे लिए औजार बन जाएंगे, बंधन नहीं। कठोर अवस्था में 1 साल बिताने से यामातो की युद्ध शैली पूरी तरह बदल गई। वो अब अपने किसी भी गुरु की हूबहू नकल नहीं रहा। उसने तकनीकों को ऐसे संयोजित करना शुरू कर दिया था जैसा उन दोनों ने कभी नहीं किया था। एक सुबह प्रशिक्षण के दौरान यामातो ने पहले गुरु की मुद्रा का उपयोग करके एक हमले को रोका, लेकिन दूसरे गुरु के विस्फोटक हमले से पलटवार किया। ये चाल इतनी स्वाभाविक, इतनी सहज थी कि उसे तब तक एहसास भी नहीं हुआ कि उसने कुछ नया कर दिया है, जब तक उसने दोनों प्रशिक्षकों के चेहरों पर भाव नहीं देखे। ये क्या था? दूसरे गुरु ने पूछा। मुझे नहीं पता, बस सही लगा। दोनों गुरुओं ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। हाँ, ये पूर्ण है। पहले गुरु ने घोषणा की, तुम अब अंधाधुंध आज्ञा पालन नहीं कर रहे हो, लेकिन विद्रोह भी नहीं कर रहे हो। आप समझदारी से अनुकूलन कर रहे हैं। तुम ज्ञान को समझते हो। लेकिन तभी गुरु ने कुछ ऐसा कहा जिसकी यामातो को उम्मीद नहीं थी, और यहीं पर 99% साधक रुक जाते हैं।
वे हार की अवस्था में पहुंचते हैं और सोचते हैं कि वे पहले से ही उस्ताद हैं। वे तकनीकों को अपना सकते हैं, वे शैलियों को मिला सकते हैं, वे विविधताएं पैदा कर सकते हैं और उन्हें इस पर गर्व होता है। लेकिन हार अभी भी एक जेल है। तुम अभी भी उन तकनीकों से बंधे हो जो तुमने सीखी हैं, भले ही तुम उन्हें रचनात्मक तरीकों से मिला सको। तुम एक कुशल कलाकार बन गए हो, लेकिन सच्चे उस्ताद नहीं। एक तीसरा चरण है, अंतिम चरण, और 1000 में से केवल एक ही वहां पहुंच पाता है, क्योंकि इसके लिए कुछ ऐसा चाहिए जो ज्यादातर लोग करने को तैयार नहीं होते। सब कुछ भूल जाओ। अध्याय 6, राय, मौन पारगमन। गुरु ने समझाया, राय वो अवस्था है जहां तुम तकनीकों का उपयोग नहीं करते, तकनीकें तुम्हारा उपयोग करती हैं। या यूं कहें, अब कोई तकनीक नहीं है, केवल उस क्षण के प्रति शुद्ध प्रतिक्रिया है। यामातो ने माथे पर शिकन डाली। मैं तकनीकों के बिना कैसे लड़ सकता हूं? गुरु ने कहा, तुम समझ जाओगे, लेकिन पहले एक कहानी। जब मैं तुम्हारी तरह जवान था, मैंने 40 साल अध्ययन में बिताए। तलवार, मैंने 300 तकनीकें सीखीं। मैंने 12 अलग अलग शैलियों में महारत हासिल की। मैं इस क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ तलवारबाजों में से एक के रूप में जाना जाने लगा। एक दिन एक बूढ़े उस्ताद मुझे चुनौती देने आए। उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष रही होगी। वे मुश्किल से सीधे चल पा रहे थे। मैंने द्वंद्व युद्ध स्वीकार कर लिया, ये सोचकर कि यह शिष्टाचार होगा, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। उस्ताद रुक गए। उनके चेहरे पर अतीत की यादें साफ झलक रही थीं। उन्होंने मुझे 3 ही चालों में हरा दिया। और जानते हैं मुझे सबसे ज्यादा क्या उलझन में डाला? उन्होंने ऐसी कोई तकनीक इस्तेमाल नहीं की जिसे मैं पहचानता था। ये शैली ए, बी या सी नहीं थी। ये एक ही समय में कुछ भी नहीं और सब कुछ था, पानी की तरह निराकार, फिर भी हर पल के लिए पूरी तरह से अनुकूलित। फिर उन्होंने मुझे समझाया, युवक, तुम अच्छा लड़ते हो, आपको कई तकनीकें पता है, लेकिन फिर भी आप संघर्ष कर रहे हैं। मैं अब लड़ाई नहीं करता, मैं बस जवाब देता हूं। जब आप हमला करते हैं तो मेरा शरीर मेरे दिमाग के सोचने से पहले ही जवाब जान लेता है। कोई निर्णय नहीं होता, कोई तकनीक नहीं होती, बस स्वाभाविक गति होती है। यामातो समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं इस स्तर तक कैसे पहुंचूं? समय, अभ्यास और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोशिश करना बंद करना होगा। अगले 5 साल यामातो के जीवन के सबसे निराशाजनक वर्ष थे। गुरु ने उसे कुछ भी नया नहीं सिखाया। उन्होंने यामातो को हर दिन अलग अलग विरोधियों, अलग अलग शैलियों, अलग अलग स्तरों के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर किया। शुरुआत में यामातो अभी भी तकनीकों के बारे में सोच रहा था। अब मैं पहले गुरु के ब्लॉक का उपयोग करता हूं, अब मैं इसे दूसरे गुरु के जवाबी हमले के साथ मिलाता हूं। उसका दिमाग लगातार वर्गीकरण कर रहा था, निर्णय ले रहा था, चुन रहा था। लेकिन धीरे धीरे वर्षों में कुछ घुलने लगा। तकनीकों पर लगे लेबल गायब होने लगे। उसने ये सोचना बंद कर दिया, अब मैं तकनीक एक्स करता हूं, और बस उसे करने लगा। एक दिन एक साथ 3 विरोधियों के खिलाफ एक विशेष रूप से तीव्र लड़ाई के दौरान कुछ टूट गया, या यूं कहें कि कुछ खुल गया। यामातो को उस लड़ाई के दौरान कोई निर्णय लेने की याद नहीं थी। उसका शरीर बस बहता रहा। उसने ब्लॉक किया, हमला किया, घूमा, चकमा दिया, सब कुछ बिना किसी सचेत प्रयास के। सोच में पड़ गया। ऐसा लग रहा था मानो कोई और अपने शरीर का इस्तेमाल करके लड़ रहा हो। जब उसने लड़ाई खत्म की तो तीनों विरोधी जमीन पर पड़े थे। यामातो शांत और सहजता से सांस ले रहा था, और उसे अपनी इस्तेमाल की गई कोई खास तकनीक याद नहीं आ रही थी। उसका गुरु दूर से देख रहा था। उसके चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान थी। आखिरकार तुमने लड़ना बंद कर दिया? उसने कहा। लेकिन मैंने 3 लोगों से लड़ाई की। नहीं, तुम्हारे शरीर ने, उसने जवाब दिया। वहां कोई तुम नहीं था जो फैसले ले रहा हो, वहां बस उस पल की शुद्ध प्रतिक्रिया थी। ये राय है, आपने तकनीकों की सीमाओं को पार कर लिया है। वे अब आपके इतने गहरे हिस्से बन चुके हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि वे मौजूद हैं। क्योतो विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता जो 22 वर्षों से शारीरिक अनुभूति का अध्ययन कर रहे हैं बताते हैं कि जब विशेषज्ञ महारत के उच्चतम स्तर पर पहुंचते हैं तो मस्तिष्क में कुछ अद्भुत घटित होता है।
सचेत निर्णयों के लिए जिम्मेदार क्षेत्र प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में गतिविधि प्रदर्शन के दौरान नाटकीय रूप से कम हो जाती है। साथ ही मस्तिष्क की पुरानी संरचनाएं कार्यभार संभाल लेती हैं। विशेषज्ञ अब कौशल का प्रदर्शन नहीं कर रहा होता है, कौशल उसके माध्यम से स्वयं को व्यक्त कर रहा होता है। तंत्रिका विज्ञान की दृष्टि से ऐसा लगता है मानो व्यक्ति और कौशल एक ही हो गए हों। अध्याय 7 अनाम गुरु। वर्षों बाद यामातो अब असंभव सपने वाला गांव का लड़का नहीं रहा था। वो एक सम्मानित समुराई बन गया था, लेकिन उससे भी बढ़कर वो एक गुरु बन गया था। दूर दूर के गांवों से युवक उसके शिष्य बनने के लिए आते थे और वे हमेशा एक ही प्रश्न पूछते थे, गुरुजी, आप कितनी तकनीकें जानते हैं? यामातो हमेशा उत्तर देता था, कोई नहीं और सब। इससे छात्र भ्रमित हो जाते थे। वे संख्याएं जानना चाहते थे, वे सूचियां जानना चाहते थे, वे ठीक ठीक जानना चाहते थे कि वे क्या सीखने वाले हैं। लेकिन यामातो कुछ ऐसा समझ गया था जो केवल शुहारी को पूरी तरह से पार करने के बाद ही इसे समझा जा सकता है। तकनीकें बस चांद की ओर इशारा करती उंगलियां हैं। ज्यादातर लोग अपनी उंगलियों में इतने मग्न रहते हैं कि वे कभी देखते ही नहीं कि वे कहां इशारा कर रही हैं। एक दिन एक बेहद घमंडी युवक ने उन्हें चुनौती दी, गुरुजी, पूरे सम्मान के साथ, आप कहते हैं कि आपको कोई तकनीक नहीं आती, लेकिन मेरे पुराने गुरु को 500 तकनीकें आती हैं। आप उनसे बेहतर कैसे हो सकते हैं? यामातो ने एक लकड़ी की तलवार उठाई। इन 500 तकनीकों में से किसी भी तकनीक से मुझ पर हमला करो। युवक ने अपनी सबसे अच्छी चाल चुनी, एक जटिल हमला जिसका उसने वर्षों अभ्यास किया था। यामातो ने हिलते डुलते भी नहीं दिखे, बस थोड़ा सा रुख बदला, कोण में थोड़ा सा परिवर्तन किया और युवक जमीन पर गिर पड़ा, निहत्था था। ये समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे हुआ। तुमने अभी मुझ पर एक तकनीक का इस्तेमाल किया, यामातो ने युवक को उठने में मदद करते हुए समझाया। एक खास तकनीक जिसका नाम है और जिसका तुमने हजारों बार अभ्यास किया है। अच्छी बात है, ये अधिकतर स्थितियों में काम करता है, लेकिन मैंने आपके विरुद्ध कोई तकनीक इस्तेमाल नहीं की। मेरे शरीर ने आपकी हरकत पर ठीक उसी तरह प्रतिक्रिया दी जिस तरह उस विशेष क्षण में आवश्यक था। ये तकनीक ए, बी या सी नहीं थी। ये उस अनोखे क्षण की एकदम सही प्रतिक्रिया थी जो पहले कभी नहीं थी और ना ही कभी होगी। यही अंतर है 500 तकनीकें जानने और एक भी तकनीक न जानने में। आप 500 विकल्पों तक सीमित हैं। आप जानते हैं, मेरे पास अनंत विकल्प हैं, क्योंकि मैं रटी हुई तकनीकों में से चुनाव नहीं कर रहा हूं। मैं मौके पर ही सही उत्तर बना रहा हूं। अध्याय 8 सार्वभौमिक मार्ग। यामातो की कहानी केवल तलवारों और समुराई के बारे में नहीं है। ये जीवन में आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं उसके बारे में है। क्या आप गिटार सीखना चाहते हैं? शुहारी ही सही रास्ता है। शू, आप गानों को हूबहू वैसे ही कॉपी करते हैं जैसे वे रिकॉर्ड किए गए थे। आप सुधार नहीं करते, आप अपना स्पर्श नहीं जोड़ते। आप बस तब तक नकल करते हैं जब तक कि पैटर्न बिना सोचे समझे आपकी उंगलियों में समा न जाए। हैं? आप विभिन्न गानों के तत्वों को मिलाना शुरू करते हैं, संगीत सिद्धांत को समझते हैं और उनके पीछे के सिद्धांतों को देखते हैं। तकनीकें रे। आप गिटार उठाते हैं और संगीत सहजता से बहने लगता है। आप अब संगीत नहीं बजा रहे होते, आप खुद संगीत बन जाते हैं। क्या आप प्रोग्रामिंग में महारत हासिल करना चाहते हैं? शुहारी शू, आप अनुभवी डेवलपर्स से कोड को लाइन दर लाइन कॉपी करते हैं। आप बिना किसी सवाल के स्थापित पैटर्न का पालन करते हैं। आप ठोस नींव बनाते हैं। हाँ, आप समाधानों को अनुकूलित करने के लिए, विभिन्न दृष्टिकोणों को संयोजित करने के लिए प्रत्येक पैटर्न के पीछे के ज्ञान को समझना शुरू करते हैं। रे, आप अब सचेत रूप से कोड नहीं लिखते। आप एक समस्या देखते हैं और समाधान आपकी उंगलियों के माध्यम से प्रकट होता है। भाषा गायब हो जाती है, केवल शुद्ध तर्क शेष रहता है। क्या आप एक व्यवसाय बनाना चाहते हैं? शुहारी शू, आप सफल व्यावसायिक मॉडलों का अध्ययन और अनुकरण करते हैं। आप पहिया को फिर से बनाने की कोशिश नहीं करते, आप उनसे सीखते हैं जिन्होंने इसे पहले ही कर लिया है। हाँ, आप इन मॉडलों को अपने विशिष्ट क्षेत्र के अनुकूल बनाना शुरू करते हैं, सार्वभौमिक व्यावसायिक सिद्धांतों को देखने के लिए जो उद्योगों से परे हैं। रे, आप अब मॉडलों का अनुसरण नहीं करते, आप सहज रूप से जानते हैं कि क्या काम करेगा, जैसे कि आपका शरीर बाजार को उसी तरह पढ़ता है जैसे एक मास्टर अपने प्रतिद्वंद्वी को पढ़ता है।
रास्ता हमेशा एक ही होता है। शुहारी कोई प्राचीन जापानी दर्शन नहीं है। ये किसी भी क्षेत्र में गहन अधिगम कैसे होता है इसका ढांचा है। लेकिन शुहारी के बारे में एक ऐसी बात है जो कोई आपको नहीं बताता। यही वो असली कारण है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग किसी भी चीज में महारत हासिल नहीं कर पाते। अध्याय 9, आधुनिक पीढ़ी का जाल। ज्वलंत सत्य यह है कि आज ज्यादातर लोग किसी भी चीज में सच्ची महारत हासिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वे शुहारी से गुजरने से इनकार करते हैं। जरा सोचिए, आपने कितनी बार किसी को यह कहते सुना है, मुझे नियमों का पालन करना पसंद नहीं है, मुझे अपना रास्ता खुद ढूंढना पसंद है। जब मैं अपने तरीके से काम करता हूं तो मैं ज्यादा रचनात्मक होता हूं। सुनने में अच्छा लगता है ना? ये आजादी, मौलिक सोच और रचनात्मकता का एहसास कराता है। लेकिन ये झूठ है। ये आपका अहंकार है जो आपको कड़वी सच्चाई से बचा रहा है। आप अपना रास्ता खुद नहीं खोजना चाहते। आप किसी और के तरीके को पहले सीखने की मेहनत से बचना चाहते हैं। यामातो भी यही कह सकता था, गुरुजी, मुझे आपकी हूबहू नकल करने की क्या जरूरत है? मैं अपनी शैली शुरू से क्यों नहीं विकसित कर सकता? मैं एक अनोखा इंसान हूं। और अगर उसने ऐसा किया होता तो वो सामुराई नहीं बनता। वो बस एक आम गांव वाला होता जो सोचता कि वो इतना खास है कि उसे सही तरीका सीखने की जरूरत नहीं है। आधुनिक पीढ़ी को इस जहरीले झूठ का शिकार बना दिया गया है कि आपको बुनियादी बातों को छोड़कर सीधे आत्म अभिव्यक्ति पर जाना चाहिए, कि गुरु का अनुसरण करना अरचनात्मक लोगों के लिए है, कि नकल करना कमजोर लोगों के लिए है। और नतीजा, एक ऐसी पूरी पीढ़ी जो हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जानती है और किसी भी चीज के बारे में कुछ नहीं जानती। ऐसे लोग जो 47 शौक शुरू करते हैं और उनमें से किसी में भी महारत हासिल नहीं कर पाते। ऐसे लोग जो कहते हैं, मैंने गिटार सीखने की कोशिश की लेकिन ये मेरे लिए नहीं था, जबकि असलियत में उनमें शू स्टेज से गुजरने का धैर्य ही नहीं था। मैं आपसे बिल्कुल साफ साफ बात करता हूं। कोई बनावट नहीं, कोई कहानी नहीं, बस सच। जिस कौशल में आप महारत हासिल करना चाहते हैं उसमें अभी तक महारत हासिल ना कर पाने का कारण प्रतिभा की कमी नहीं है, समय की कमी नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि आप शू किए बिना ही शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बार बार अभ्यास करने की कीमत चुकाए बिना महारत के परिणाम चाहते हैं। आप एक माहिर कलाकार की तरह बजाना चाहते हैं, लेकिन आप 6 महीने स्केल बजाने में नहीं बिताना चाहते। आप एक पेशेवर की तरह प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, लेकिन आप बेहतर प्रोग्रामरों से कोड कॉपी करने में 1 साल नहीं बिताना चाहते। आप 8 अंकों का व्यवसाय खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन आप पहले से सफल हो चुके बिजनेस मॉडल का अध्ययन करने में 2 साल नहीं बिताना चाहते। आप शू को छोड़ना चाहते हैं क्योंकि ये उबान है, क्योंकि ये स्वीकार करना शर्मनाक है कि आप कुछ नहीं जानते और आपको किसी और की हूबहू नकल करनी पड़ती है। हमारी पीढ़ी ने हमें ये झूठ बेच दिया है कि हम खास और अनोखे हैं और हमें उन रास्तों पर चलने की जरूरत नहीं है जिन पर हमसे पहले के सभी गुरु चले हैं। और जब तक हम इस झूठ पर विश्वास करते रहेंगे, हम हर काम में औसत दर्जे के ही बने रहेंगे। ये एक कड़वा सच है। कोई शॉर्टकट नहीं है, ना कभी था, ना कभी होगा। ज़ेन भिक्षुओं को ये 800 साल पहले पता था, सामुराई को ये 400 साल पहले पता था। हर क्षेत्र के हर सच्चे गुरु को ये पता है, केवल एक ही रास्ता है, शुहारी। तो आपको ये करना है, कल नहीं, सोमवार को नहीं, अभी। सबसे पहले एक कौशल चुनें, 3 नहीं, 5 नहीं, 1। वो कौशल जिसे अगर आप अगले 3 सालों में पूरी तरह से सीख लें तो आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। दूसरा, ऐसे किसी व्यक्ति को खोजें जिसने पहले ही इस कौशल में महारत हासिल कर ली हो। उन्हें दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति होने की जरूरत नहीं है, उन्हें आपसे 10 गुना बेहतर होना चाहिए। उस व्यक्ति को खोजें। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानते जो व्यक्तिगत रूप से आपकी मदद कर सके, तो ऑनलाइन किसी विशेषज्ञ को खोजें, लेकिन केवल एक को ही चुनें और उनके उपदेशों का पालन करें। तीसरा, पूरी लगन के साथ शू स्टेज में प्रवेश करें। विनम्रता।
आप इस व्यक्ति की हूबहू नकल करेंगे। कोई बदलाव नहीं, कोई अपना तरीका नहीं, कोई रचनात्मकता नहीं, बस सटीक नकल। क्या ये उबाऊ होगा? हाँ। क्या आपको लगेगा कि आपने अपनी पहचान खो दी है? हाँ। क्या दूसरे लोग आपको परखेंगे और कहेंगे कि आप रोबोट की तरह व्यवहार कर रहे हैं? हाँ। बहुत बढ़िया। इसका मतलब है कि आप सही कर रहे हैं। चौथा, एक बार जब काम पूरा हो जाए और आपको पता चल जाएगा कि ये पूरा हो गया है, क्योंकि तकनीकें बिना सोचे समझे अपने आप चलने लगेंगी, फिर आप आगे बढ़ेंगे। अन्य तरीकों का अध्ययन करें, तकनीकों को मिलाएं, अनुकूलन करें, विविधताएं बनाएं, ज्ञानियों से प्रश्न पूछें। पांचवा, वर्षों तक जारी रखें। महीनों तक नहीं, वर्षों तक। ये 6 महीने का चरण नहीं है। ये एक विकासात्मक चरण है जो बहुत लंबे समय तक चल सकता है। अभ्यास करते रहें, प्रयोग करते रहें, एकीकृत करते रहें। छठा, एक दिन बिना एहसास किए आप उस मुकाम पर होंगे जहां आप बिना सोचे समझे अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे। आप ऐसे समाधान बनाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। आप तकनीकों से परे चले जाएंगे और उस दिन आप समझ जाएंगे कि ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती। आप मूल बातों पर लौटेंगे, लेकिन बिल्कुल नए नजरिए से। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता जो 25 वर्षों से विशेषज्ञता विकास का अध्ययन कर रहे हैं, ने संगीत, खेल, प्रोग्रामिंग, मार्शल आर्ट और व्यवसाय जैसे विभिन्न क्षेत्रों के 500 उस्तादों का अध्ययन किया। निष्कर्ष सर्वसम्मत था। हमने जिन विश्व स्तरीय विशेषज्ञों का अध्ययन किया, उन सभी ने एक ही 3 चरणीय पैटर्न का पालन किया। पहला चरण, 1 से 3 वर्ष तक चलने वाला कठोर अनुकरण। दूसरा चरण, 3 से 7 वर्ष तक चलने वाला प्रयोग और संयोजन। तीसरा चरण, अंतर्ज्ञान और नवाचार का चरण, जो सच्ची महारत का प्रतीक है। हमें एक भी अपवाद नहीं मिला। किसी भी उस्ताद ने पहला चरण नहीं छोड़ा, यहां तक कि जिन्हें जन्मजात प्रतिभावान कहा जाता था। अंतर केवल प्रत्येक चरण को पार करने की गति में था, क्रम में कभी नहीं। अध्याय 10, यामातो की विरासत। यामातो 87 वर्ष की आयु तक जीवित रहे। उन्होंने अपने जीवन काल में सैकड़ों छात्रों को प्रशिक्षित किया और अपने अंतिम दिन, जब वे अपने सबसे उन्नत छात्रों से घिरे हुए थे, उनमें से एक ने पूछा, गुरुजी, आपकी यात्रा में आपको सबसे बड़ा पछतावा क्या है? यामातो ने कुछ देर सोचा, फिर उन्होंने कहा, मुझे केवल यही पछतावा है कि मैंने शुरुआत जल्दी क्यों नहीं की। मैंने खुद को सिखाने की कोशिश में पूरा 1 साल बर्बाद कर दिया, ये सोचते हुए कि मैं इतना बुद्धिमान हूं कि इससे बेहतर तरीका ढूंढ लूंगा। अगर मैंने पहले दिन से ही किसी उस्ताद से प्रशिक्षण लेना शुरू किया होता, तो मैं तलवारबाजी में 1 साल पहले ही महारत हासिल कर लेता। और महारत हासिल करने का एक अतिरिक्त वर्ष एक ऐसा खजाना है जिसे सोने की किसी भी मात्रा से नहीं खरीदा जा सकता। आप सभी से, उन्होंने प्रत्येक छात्र की आंखों में देखते हुए कहा, मेरी गलती मत दोहराना। यदि आप किसी चीज में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढें जिसने पहले ही उसमें महारत हासिल कर ली हो, और बिना किसी शर्म, बिना किसी अहंकार, बिना अपनी व्यक्तिगत शैली जोड़ने की जल्दबाजी किए उस व्यक्ति की नकल करें। महारत हासिल करने का मतलब ये नहीं है कि आप पहले दिन से ही मौलिक हों। इसका मतलब है इतनी गहरी कुशलता हासिल करना कि मौलिकता अपरिहार्य हो जाए। ये उनके मार्ग के बारे में कहे गए अंतिम शब्द थे, और 3 दिन बाद उन्होंने शांतिपूर्वक अंतिम सांस ली, ये जानते हुए कि उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा को दूसरों तक पहुंचा दिया था। ये रास्ता यहीं खत्म नहीं होता, ये पूरी तरह से बदल जाता है। और एक ऐसी बात है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। आपको लगता है कि शुहारी कौशल सीखने के बारे में है, लेकिन ऐसा नहीं है। शुहारी इस बारे में है कि सीखने की प्रक्रिया में आप क्या बनते हैं। आज आप जैसे व्यक्ति हैं जो अधीर हैं, एक काम से दूसरे काम पर कूदते रहते हैं, बिना प्रक्रिया के परिणाम चाहते हैं, वो व्यक्ति कभी भी सच्ची महारत हासिल नहीं कर पाएगा।
लेकिन आपका एक और रूप भी है, एक ऐसा संस्करण जिसमें पूर्णतापूर्वक नकल करने का धैर्य हो, जिसमें यह विनम्रता है कि वो स्वीकार करता है कि उसे कुछ नहीं पता। उसमें एक ही काम को 1000 बार करने का अनुशासन है। उसमें यह समझने की बुद्धिमत्ता है कि लंबा रास्ता ही तेजी से पहुंचने का रास्ता है। आपका ये रूप पहले से ही मौजूद है, जो आपके द्वारा शॉर्टकट तलाशना बंद करने का इंतजार कर रहा है, आपके द्वारा एकमात्र कारगर मार्ग को स्वीकार करने का इंतजार कर रहा है। शुहारी सिर्फ एक प्राचीन जापानी शिक्षण पद्धति नहीं है, ये एक दर्पण है। और जब आप उस आईने में देखते हैं तो आपको जो दिखता है वो आपको इस बारे में सब कुछ बता देता है कि आप 5 साल बाद कौन होंगे। क्या आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जो बिना अहंकार के, बिना जल्दबाजी किए, बिल्कुल शुरुआती स्तर से शुरुआत करने को तैयार हो? या क्या आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो अभी भी काम से बचने का कोई आसान तरीका, शॉर्टकट या जुगाड़ ढूंढ रहा है? क्योंकि इन लोगों में से केवल एक ही व्यक्ति वास्तव में किसी चीज में महारत हासिल करेगा, और आप जानते हैं कि वो कौन सा है। सवाल ये नहीं है कि शुहारी प्रणाली काम करती है या नहीं। सवाल ये है कि क्या आप महारत हासिल करने के लिए आवश्यक कीमत चुकाने को तैयार हैं। यामातो एक साधारण सा गांव का लड़का था। न कोई विशेष प्रतिभा, न कोई कुलीन वंश, न कोई विशेष लाभ। उसके पास केवल एक ही चीज थी, सवाल करने से पहले पूरी तरह से आज्ञा मानने की इच्छा, नवाचार करने से पहले पूरी तरह से नकल करने की इच्छा, और उन्नत ज्ञान प्राप्त करने से पहले बुनियादी बातों में महारत हासिल करने की इच्छा। और इसी ने उन्हें एक साधारण व्यक्ति से एक ऐसे उस्ताद में बदल दिया जिसका नाम सदियों तक याद रखा गया। आपके पास भी वही विकल्प है जो उसके पास था। आपके लिए भी वही रास्ता खुला है। क्या आप अगले 5 साल एक ऐसे बेहतर तरीके की तलाश में बिताना चाहते हैं जो मौजूद ही नहीं है, और 5 साल बाद भी ठीक उसी स्थिति में रहना चाहते हैं जहां आप आज हैं, बहुत सी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हुए लेकिन किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं जानते हुए? या फिर आप महारत हासिल करने की कीमत चुकाना पसंद करेंगे और जो भी काम आप करने का ठान लें उसमें असाधारण बनना चाहेंगे? महारत आपका इंतजार कर रही है, लेकिन वो आपको नहीं ढूंढेगी। आपको धीरे धीरे, कदम दर कदम, बार बार अभ्यास करते हुए उस तक पहुंचना होगा। शू, फिर हा, फिर राय। ये मार्ग प्राचीन है। मार्ग का परीक्षण किया जाता है। ये मार्ग काम करता है। यदि इस वीडियो से आपको सीखने और महारत हासिल करने के बारे में नई शिक्षाएं मिली हैं, तो मैं आपसे एक बार फिर चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को एक्टिवेट करने का आग्रह करता हूं, ताकि आप अगली सामग्री को मिस न करें। और मुझे कमेंट्स में बताएं, शुहारी का उपयोग करके आप कौन सा एक कौशल हासिल करेंगे? इसे नीचे लिख दें। इसके अलावा मेरे पास आपके लिए एक और निमंत्रण है। यदि आपको मनोविज्ञान और दर्शन से संबंधित सामग्री पसंद है, तो मैं वीडियो के विवरण में अपने नए चैनल का लिंक दे दूंगा, जहां मैं इन विषयों पर सामग्री प्रकाशित करता हूं। ये अभी भी एक बहुत छोटा चैनल है, लेकिन मैं वहां भी अच्छी सामग्री लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं। यदि आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप उन कुछ गिने चुने लोगों में से हैं जो वास्तव में सीखने के इच्छुक हैं, और यही बात आपको 99% लोगों से अलग करती है। अब शुरू कर दीजिए। शू से मिलिए, और सालों बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि आप वही इंसान थे। अगले वीडियो तक के लिए अलविदा, और आपके परिवर्तन के सफर के लिए शुभकामनाएं।